हेलो बच्चों, जो कंडीशन में हम लोग का एक टॉपिक चल रहा है ज्यामिति, एडवांस टॉपिक है। एडवांस का जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो ज्यामिति है, क्योंकि सब लोग जानते हो हम लोग की एक नई वैकेंसी आ चुकी है और उसमें और एडवांस के टॉपिक तो आते ही हैं, सब कई सारे टॉपिक आते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा ज्यामिति, आज हम ज्यामिति के विषय में अच्छे से विस्तृत समझेंगे, ठीक है। और ये कंडीशन में जितने भी टॉपिक कह सकते हो होंगे, हम लोग वन बाय वन करके सब कवर करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग एडवांस का देखते हैं, ठीक है। तो एडवांस का फर्स्ट टॉपिक है हमारा ज्यामिति। अब ज्यामिति के विषय में थोड़ा स्टडीज करते हैं, क्या होता है। देखो, ज्यामिति के विषय में यूक्लिड, ये फादर ऑफ जो है ज्योमेट्री, वो कौन है? यूक्लिड जी हैं। यूक्लिड ने इसके विषय में बताया था। अब देखो, ज्यामिति को हम लोग दो भागों में अगर कन्वर्ट करेंगे तो छोटे में हम लोग इसको पढ़ते थे तो इसे रेखा गणित के नाम से जानते थे। रेखा गणित होता था। इसमें क्या है, हम लोग स्टडी करते थे पॉइंट से रिलेटेड। रेखा गणित का मतलब ये ज्यामिति का, क्योंकि ये ज्योमेट्री होता है, जियोग्राफी बोलते हैं इसको, मतलब मेट्री, जियोमेट्री बोलते हैं। जियोमेट्री मतलब जियो मीन्स क्या होता है? भू, मेट्री मीन्स क्या होता है? मापन, भू का मापन। तो जो भूमि का मापन है, हम लोग ज्यादातर लंबाई देखते थे, कोण देखते थे। तो हम लोग जो ज्यामिति में पढ़ेंगे वो सब इसी के विषय में पढ़ेंगे। उसमें हम लोग लंबाई देखेंगे, कोण देखेंगे, ये सब हम लोगों को निकालना होगा। अब देखो, रियल में अगर तुम्हें बताएं कि कैसे क्या होता है, ज्योमेट्री जो होती है वो 0D होती है। 0 मतलब पॉइंट डी, दशमलव का मतलब है, जैसे तुम लोग करते थे x, y, जो बिंदु लिखते हैं हम लोग x, y से लिखते हैं, तो ये हमारा पॉइंट डी होता है। मतलब कह सकते हो कि 0 डायमेंशन। जो दशमलव होता है वो क्या होता है? 0 डायमेंशन होता है, मतलब ये विमाहीन होता है, इसकी कोई विमा नहीं होती है, अर्थात कोई दिशा नहीं होती। तो हमें बताना पड़ता था अलग से, हम लोग x अक्ष और y अक्ष से इसे प्रदर्शित करते थे। इसके लिए कार्तीय तल आया करता था, जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। कार्तीय तल में x अक्ष होता था, y अक्ष होता था, ठीक है। बात करते हैं फिर इसके रिलेटेड, हमारा 1D आता है, वन डायमेंशनल, एक विमीय। इसको क्या बोलते हैं? एक विमीय। एक विमीय में क्या होता है बेटा? एक विमीय में हम लोग रेखाओं के विषय में सीखते हैं। जो सरल रेखा होती है वो सरल रेखा क्या होती है? एक विमीय होती है। केवल एक ही अक्ष होगा, या तो x अक्ष, या तो y अक्ष, या तो z अक्ष। तो ये रेखाओं के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। फिर आता है 2D, द्विविमीय। अब द्विविमीय में क्या होता है? जो दो द्विविमीय है, दो विमीय में कह सकते हो हमारे आ जाते हैं, जैसे वृत्त है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, अर्थात बहुभुज कह सकते हो। ये सब क्या आ जाते हैं? ये सब हमारे द्विविमीय में आ जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें 3D, त्रिविमीय, त्रिविमीय में कौन कौन से आते हैं? त्रिविमीय में हमारे आ जाते हैं, जैसे त्रिभुज ही आ, देखो मेन आता है बेलन, बेलन आ जाता है, शंकु आ जाता है, प्रिज्म, प्रिज्म एंड पिरामिड, और हमारा आ जाता है क्या? घन आ जाता है, घनाभ। ये आते हैं कौन से? 3D में। याद रखना, ज्यामिति का मतलब होता है आकृतियों से परिचय। कई सारी आकृतियां होंगी, उनसे हम लोगों का परिचय होगा। और खास करके इस समय जो हम लोगों को स्टडी करना होगा वो रेखाओं के विषय में, भुजा कह सकते हो, जो भुजा होती है, और क्या कोण होता है, इनके विषय में स्टडी करना होता है, ठीक है। तो ये हमारे सब आ जाते हैं इसमें, ज्यामिति में। और एक हम लोग जब 10th में थे तो 10th में मेंसुरेशन पढ़ते थे। तो जो मेंसुरेशन होता है वो पर्टिकुलर आ जाता है क्या? 2D और 3D वाला। इसे हम लोग मेंसुरेशन ले लेते हैं, या क्षेत्रमिति। देखो, ज्यामिति में सब है, लेकिन हम लोग केवल पढ़ेंगे आकृतियों के विषय में। अर्थात जो हमारी ज्यामिति होती है, इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियां होती हैं, इनके विषय में हम लोग क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। अर्थात उसमें भुजा है, कोण है, ये चीजें हम लोग पढ़ते हैं ज्यामिति में केवल। ये चीज याद रखना है।
जब अगर हम उसमें किसके विषय में स्टडी करने लगे, क्षेत्रफल के विषय में स्टडी करने लगे कि क्षेत्रफल बताओ और आयतन बताओ, परिधि बताओ, परिमाप बताओ, जब इनके विषय में पूछने लगे तो याद रखना ये मेंसुरेशन का टॉपिक है। जब तुमसे पूछे क्षेत्रफल, आयतन, परिधि, परिमाप, तो ये होता है मेंसुरेशन। और अगर तुमसे भुजा पूछे, कोण पूछे, ये होता है ज्यामिति। ये अंतर होता है ज्यामिति और मेंसुरेशन, मतलब ज्यामिति और क्षेत्रमिति। नहीं तो आधे बच्चे जान ही नहीं पाते, वो समझते हैं ज्यामिति ही सब कुछ है या कहते हैं मेंसुरेशन ही सब कुछ है। आज तुम्हें स्पष्ट हो गया होगा कि ज्यामिति और मेंसुरेशन में अंतर क्या होता है। जो ज्यामिति है और क्षेत्रमिति है, इसमें डिफरेंस क्या है, बात समझ गए। ज्यामिति में हम आकृतियों के विषय में अध्ययन करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की, उनके हम लोग भुजा पढ़ते हैं, कोण पढ़ते हैं, विकर्ण पढ़ते हैं, ठीक है। ये सब बातें हम लोग सीखते हैं किसके अंतर्गत, ज्यामिति के अंतर्गत। और ज्यामिति में ये सब आ जाती है, 1D 0D भी आती है। 0D का मतलब है दशमलव वाले, बिंदु वाले, जिसे निर्देशांक ज्यामिति के नाम से जानते हैं। इसको पर्टिकुलर हम लोग निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। जो 9th में तुम लोग पढ़ा करते थे निर्देशांक ज्यामिति, तो ये जो केवल जो पॉइंट डी वाला होता है, विमाहीन है, इसे हम लोग बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। ये निर्देशांक ज्यामिति होगी, ठीक है। ये रेखीय ज्यामिति बोलते हैं। ऐसे अगर बोल दिया तो द्विविमीय ज्यामिति में आ जाएगा, त्रिविमीय ज्यामिति में आ जाएगा। मतलब ये पूरी ज्यामिति के पार्ट हैं। और 2D और 3D स्पेशल होता है क्षेत्रमिति। जो क्षेत्रमिति के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं केवल किसको, 2D को और 3D को। 2D में हमारे आते हैं वृत्त। 2D का मतलब जो दो विमीय है, कभी कभी ये आ जाता है ऑप्शन में, अगर 2D है, द्विविमीय आकृतियां हैं, तो ऑप्शन में जो अगर ये मिल जाए तुम्हें वो टिक करना। 3D अगर कुछ है तो ये वाले टिक करना, ठीक है। कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं। तो तुम्हें यहाँ पर सीखना है वृत्त के विषय में अच्छे से। और क्या है सब क्षेत्रमिति के अंतर्गत जब हम क्षेत्रमिति पढ़ाएंगे जस्ट इसके बाद, तो नेक्स्ट चैप्टर होगा क्षेत्रमिति। अभी हम लोग ज्यामिति के विषय में स्टेप बाय स्टेप सब बातें सीखते हैं। देखो पॉइंट डी तो ये खैर तुम लोग जानते हो, जो हमारा बिंदु होता है वो क्या होता है, x, y शो कर देते हैं। ये विमाहीन होता है, मेन ये सीखना है। हमें कोई ज्यादा जैसे 9th में पढ़ते हैं उतना ज्यादा हमें थोड़ा पढ़ना होता है, बस जो तुम्हारे कंडीशन में कुछ क्वेश्चन ही आते हैं 60 वाले। अब बात करते हैं इसमें रेखा से संबंधित। रेखा से संबंधित हमने तुम लोगों को बताया था कि जैसे सरल रेखा होती है और दो समांतर रेखाएं हैं, उनको कोई एक तिर्यक रेखा कट करे तो इनमें कुछ कोण बनते हैं रेखा में। जैसे एक ये वाला कोण बना, एक इधर ये वाले कोण बने, और इस तरीके जैसे कोण होते हैं, इनके हम नामकरण करते हैं 1 2 3 4, ये 5 डिग्री 6 7 8, ये हमने अपने मन से इसे मान लिया। ये याद रखना समांतर रेखाएं और ये तिर्यक रेखा कट कर रही है। तो यहाँ पर कौन सा कोण किसके बराबर होगा, जैसे देखो एक कोण, जैसे देखो सम्मुख कोण कौन से हैं, तो जो सम्मुख कोण है ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे कोण 1 बराबर होगा कोण 4 के, 1 बराबर किसके होगा 4 के, और कोण 2 बराबर होगा किसके, कोण 3। देखो ये बातें पता होंगी, बस इसी में डाटा दे देगा, सवाल होंगे बस सॉल्व कर लोगे। कोण 1 बराबर 4 के होता है, 2 बराबर 3 के होता है, और क्या कोण 5 बराबर किसके होगा, कोण 8 के, और कोण 6 बराबर किसके होगा, कोण 6 बराबर होगा कोण 7 के। तो ये हमारे कौन से कोण हैं, ये सम्मुख कोण होते हैं। कहते हैं निम्न में सम्मुख कोण है, जाने जाओगे, ठीक है। या तो कोई सवाल आ जाए उससे करना होगा। अब बात करते हैं इसमें सम्मुख कोण हो गया। अब इसी में और भी बनते हैं, जैसे देखते हैं एकांतर कोण। दूसरा कोण पूछेगा कौन सा, एकांतर कोण। ये रेखाओं के साथ जो बनते हैं उनकी बात हो रही है। एकांतर कोण में क्या आ जाएगा, एकांतर कोण जैसे ये 3 है और ये 6 है, कोण 3 बराबर क्या, कोण 6 एकांतर कोण है। कोण 4 बराबर कोण क्या हो जाएगा, कोण 5, 4 बराबर होगा किसके, 5 के। ये कैसे कोण है, एकांतर कोण। फिर एक होता है संगत कोण। कौन सा होगा, संगत कोण। संगत कोण में क्या होगा, संगत कोण भी आपस में बराबर हो, याद रखना सम्मुख कोण बराबर होते हैं आपस में, और एकांतर कोण भी आपस में बराबर होते हैं, और संगत कोण भी बराबर होते हैं। संगत कोण में क्या आ जाएगा, जैसे कोण 2, कोण 2 संगत, संगत का मतलब साथी, कोण 2 का साथी कौन है, 6, बिल्कुल वैसे दिख रहा है। तो कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 6 के, और क्या हो जाएगा, कोण 4 बराबर हो जाएगा कोण 8 के। कोण 4 बराबर किसके हो जाएगा, कोण 8 के। कोण 1 बराबर हो जाएगा किसके, कोण 5 के। संगत कोण है, अगर संगत कह देगा तो हमें छापना पड़ेगा। कोण 3 संगत कोण किसके,
कोण सात के। तो ये हमारे हो गए कौन से संगत कोण। तो सम्मुख कोण जान गए होगे, और क्या संगत कोण, और इस तरह का अंतर कोण संगत कोण। एक आता है संलग्न कोण। संलग्न का मतलब जो साथ में जुड़े हों। जैसे संलग्न में कौन सा आ जाएगा, कोण एक बराबर, कोण एक और कोण दो ये बराबर नहीं होते, इनका योग 180 होता है। जैसे कोण एक प्लस कोण दो बराबर क्या होगा 180। ये संलग्न कोण है, एक दो बराबर 180, कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180, कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 180, कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर क्या 180। ये पूरा टॉपिक हो गया किसका, एक बीमी का। ठीक है, अब देखो अगर हम स्पेशली ज्यादा बातें बताएंगे तो वीडियो काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, लेकिन अब इतना हम तुम्हें बता रहे हैं कि जिससे तुम्हारे जो ये एसएससी जीडी वाले एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो जनरली इजी से हो जाएंगे, और जो एसएससी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि एसएससी में ज्यादा एडवांस पूछी जाती है। ठीक है, बाकी और जहां पर भी एडवांस का टॉपिक आएगा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन होते हैं। तो एक बीमी वाला हो गया। अब बात करते हैं किसकी, द्विबीमी की। द्विबीमी में देख लेते हैं। द्विबीमी में देखते हैं क्या होता है। द्विबीमी में आ जाते हैं हमारे क्या, जैसे व्रत। कौन सा आता है, द्विबीमी में हमारा आता है व्रत। व्रत याद रखना क्या है, द्विबीमी है, जबकि गोला त्रिबीमी है। ठीक है, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो तो उसे 3D कहते हैं, और जिसमें केवल लंबाई चौड़ाई केवल हो उसे क्या कहते हैं, 2D कहते हैं। ये अंतर होता है। व्रत में जैसे हमारा छल्ला, छल्ला क्या है व्रत, जबकि अगर गोला करके दिया जाए गेंद है, ये सब क्या होते हैं 3D होता है। अब देखो बात करते हैं व्रत से संबंधित। व्रत में क्या होगा, एक निश्चित बिंदु होगा, इसके चारों तरफ एक निश्चित दूरी से क्या बनेगा, पाथ बनेगा। तो जो ये हमारा पाथ बना है इसे परिधि के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं, परिधि। और जो ये निश्चित दूरी है, ये जो हमारी निश्चित दूरी है, ये इसे हम लोग त्रिज्या कहते हैं। और जो ये निश्चित बिंदु है इसे केंद्र कहते हैं। बात समझ गए। तो वृत्त के अंदर एक केंद्र होता है निश्चित, और जो ये निश्चित दूरी उसे त्रिज्या कहते हैं, और जो ये पाथ बनता है उसे क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। परिधि बराबर 2 पाई r हुआ करती है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा इससे संबंधित कुछ बातें और हैं। जैसे एक वृत्त के अंदर कितने केंद्र हो सकते हैं, एक ही केंद्र हो सकता है, केंद्र ज्यादा थोड़ा हो सकते हैं, केंद्र एक ही हो सकता है। त्रिज्याएं कितनी हो सकती हैं, अनंत त्रिज्या हो सकती है। जब एक त्रिज्या ये इसे खींच दिया, ऐसे चाहे जितनी त्रिज्या खींच दो। बात समझ रहे हो। तो एक वृत्त में अनंत क्या हो सकती हैं, त्रिज्याएं हो सकती हैं। अगर कह दिया जाए देखो ये वृत्त है, ये केंद्र है, और इसकी परिधि से परिधि तक मिलाने की जो मिलाते हैं जिससे उसे क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। और अगर ये यहां से भी मिला रहे हैं और ये केंद्र से होकर जाए, ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर जाती है उसे व्यास कह देते हैं। उसे क्या कहते हैं, और तुम्हें पता है इतना r तो हो गया 2r। जो व्यास होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, दुगुना होता है। ऐसे भी कह सकते हो। ये भी कह सकते हो कि जो व्यास है सबसे बड़ी जीवा होती है। ये क्या होती है, ऐसे सब क्वेश्चन बनते हैं, पर छोटे छोटे बनते हैं, इसमें ज्यादा कोई थोड़ा वैसा करना होता है, डायरेक्ट स्टेट क्वेश्चन होते हैं। तो जो हमारा व्यास होता है ये क्या होती है, सबसे बड़ी जीवा होती है। व्यास हमारी सबसे बड़ी क्या होती है, जीवा होती है। एक वृत्त में कितने व्यास हो सकते हैं, अनंत। चाहे जितने व्यास खींच लो, जितने व्यास खींच लो। ठीक है, एक वृत्त में कितनी जीवाएं हो सकती हैं, अनंत। चाहे जितनी जीवाएं खींचो, चाहे जितनी हम खींचते हैं, ये सब जीवाएं क्यों है, नहीं समझे। तो ये बात हो गई वृत्त संबंधी। अब इसमें जो क्वेश्चन और भी बनते हैं, अभी हम केवल तुम्हें ज्यामिति बता रहे हैं, ज्यामिति में क्षेत्रफल नहीं बताएंगे। ज्यामिति में तुम्हें हम कोई आयतन ये सब नहीं, क्योंकि याद रखना 2D वाली जो होती है इसमें पहली बात आयतन होता है, इसमें क्षेत्रफल होता है। तो जब क्षेत्रफल मेंसुरेशन पढ़ाएंगे तब वो यहाँ पर बताएंगे। अभी हम लोग ज्यामिति में आकृतियों के विषय बता रहे हैं, और इसमें क्या होता है ये तो तुम समझ गए होगे। अब देखो समझते हैं, वृत्त में कुछ स्पर्श रेखाएं होती हैं। वृत्त में क्या स्पर्श रेखाएं और तिर्यक रेखा। एक स्पर्श रेखा और तिर्यक रेखा में क्या अंतर होता है, देखो एक ये रेखा है, एक ये रेखा है, और एक ये रेखा है। बताओ इन तीनों रेखाओं में क्या अंतर है। देखो ये जो रेखा है इसे स्पर्श रेखा कहते हैं, क्योंकि वृत्त को क्या करके जा रही है, स्पर्श करके जा रही है। इसे तिर्यक रेखा कहते हैं, क्योंकि ये वृत्त को काटती हुई जा रही है। ये इसे क्या कहते हैं, इसे केवल रेखा कहते हैं।
इसे केवल क्या कहेंगे, रेखा। इसका वृत्त से कोई संबंध नहीं है। अगर संबंध है तो टच करती है तो इस रेखा का नया नाम पड़ गया स्पर्श रेखा। ये रेखा जो थी इसको कट करके जा रही है, इस वजह से इसका नया नाम पड़ गया तिर्यक रेखा। और ये इस रेखा का इस वृत्त से कोई संबंध नहीं, तो ये केवल रेखा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो स्पर्श रेखा है वो तिर्यक रेखा है, इसमें इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो क्या होगा। नंबर 1, अगर एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? अनंत, चाहे जितनी खींच लो स्पर्श रेखाएं। और किसी बाह्य बिंदु से वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? 2। एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो, लेकिन किसी बाहर बिंदु से, किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त में अधिकतम 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। समझ रहे हो? किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर अधिकतम 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। और इसमें क्या होता है, जैसे मान लो P बिंदु है, ये बिंदु है, ये B बिंदु है। ज्यादातर ये सब तुम लोग पढ़ कर आए हो, बस एक प्रकार का रिवीजन ही हो रहा है तुम्हारा, है ना। और जो चीजें छूट गई हैं क्योंकि बहुत भूल भी गए होंगे, तो यहाँ हमारा रिवीजन हो जाएगा। अब देखो ये O है हमारा। अब क्या है, PA बराबर क्या होगा, PB होगा। मतलब किसी बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं वो बराबर लंबाई की होती हैं। उनकी लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। जितनी लंबाई की ये है उतनी लंबाई की ये होगी, ये फिक्स है। नेक्स्ट है दूसरा कॉन्सेप्ट कि किसी बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखा खींची गई, एक स्पर्श रेखा है और एक तिर्यक रेखा है। ये मान लो P बिंदु था, ये A बिंदु है, ये B बिंदु है, ये C बिंदु है। अब इसमें कैसे क्या निकालोगे, तो जो PA स्क्वायर होगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, बराबर होगा क्या, PB इंटू PC। ये फार्मूला आ जाएगा। अब इसमें कोई 2 चीजें दे देगा, तीसरी पूछ लेगा। बात समझ रहे हो? इसमें एक देगा, दूसरा पूछेगा, डायरेक्ट आ जाएगा। इसमें कोई एक दे देगा, 2 दे देंगे और एक पूछ लेंगे। ठीक है, तो याद रखना PA स्क्वायर बराबर क्या, PB इंटू PC। कुछ लोग क्या कर देते हैं, क्या BC कर देते हैं, PB इंटू BC नहीं, याद रखना PB इंटू PC। अब बात करते हैं, ये हो गया। और क्या बन सकता है, अब 2 तिर्यक रेखाएं हो सकती हैं। जैसे देखो 2 स्पर्श रेखाएं थी, एक स्पर्श रेखा, एक तिर्यक रेखा। अब 2 तिर्यक रेखाएं हो सकती हैं किसी बाहर बिंदु से। ये मान लो वृत्त है, ये P बिंदु है, इस वृत्त को क्या करके जा रहा है, ये कट करके जा रहा है। ये A बिंदु है, ये B बिंदु है, ये C है, ये D है। इसमें क्या फार्मूला बन सकता है, इसमें बेटा बनेगा PC इंटू PB बराबर PA इंटू PB, पहले थोड़े का फिर पूरे का। ठीक है, दूरियां सब यहीं से नापेंगे, ये फार्मूला यूज होगा। बताओ कर लोग नहीं कर लोगे, तो ये इससे संबंधित ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। अब इसमें 3 चीजें दे देगा, ठीक है, ये अपना तुम लोगों को नोट भी करते जाना है। नेक्स्ट बात करते हैं जो 4th नंबर की है। अब हमारी जो स्पर्श रेखाएं हैं, तिर्यक रेखाएं हैं, ये बात हो चुकी है। ठीक, अब कौन सा टॉपिक मिलेगा, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, वृत्त के अंदर जो जीवाएं हैं। देखो एक बात और याद रखना, कोई भी जो वृत्त होता है, वृत्त की स्पर्श रेखा होती है और जो केंद्र होता है, ये क्या केंद्र की जो त्रिज्या है, ये मिलाएंगे त्रिज्या हो जाएगी। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कितना कोण बनता है हमेशा, 90 अंश। ये भी याद रखना, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कितना कोण बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं, कोई भी वृत्त है और ये जीवा है और ये क्या है, केंद्र है। जीवा मान लो ये B है, केंद्र से जीवा पर अगर लंब डालोगे तो ये जीवा को समद्विभाजित करती है। ये हमारी प्रमेय हुआ करती थी। प्रमेय का मतलब जो बातें सही हैं, ये बराबर इतना, ये मान लो m पॉइंट है, तो AM बराबर क्या हो जाएगा, MB हो जाएगा। बात समझ गए? अगर किसी जीवा में उसके केंद्र से लंब डाला जाएगा, वो जीवा को समद्विभाजित करता है। मतलब हमारा AM बराबर क्या हो जाएगा, MB हो जाएगा। इतनी दूरी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो ये बात है, तुम लोग समझ गए हो। नेक्स्ट देखो और क्या बातें मिलेंगी, इसमें क्या मिलेगा, कोई भी वृत्त है, अब वृत्त में क्या होंगी, जीवाएं मान लो 2 हैं, कोई 2 जीवा आपस में कट कर रही है। ऐसे सवाल आएंगे, कोई 2 जीवा आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को कट करेंगे। हमने मान लिया वो कहां पर कट कर रहे हैं, बिंदुओं पर कर रहे हैं।
या पी मान लो क्योंकि पी लेते थे पी बिंदु, और ये जीवा थी ए बी, दूसरी जीवा मान लो सी डी, दो जीवा, एक ए बी जीवा एक सी डी जीवा है। ये दोनों जीवाएं एक दूसरे को कहाँ कट कर रही हैं? पी बिंदु पर कट कर रही हैं। याद रखना ये किसी भी प्रकार कट कर सकती हो, कहा तुमसे कहते हैं लंबवत कट कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं, वो लंबवत कह दे तिरछा कह दे, कुछ भी हो सकता है। तो इसका फार्मूला क्या लगेगा? इसका आ जाएगा पी ए इंटू पी बी, मतलब ये पी से ए तक पी से बी तक गुणा करा दिया, बराबर पी सी इंटू पी डी, बराबर आ जाएगा पी सी इंटू क्या पी डी। तो ये हमारा आ जाएगा क्या, जब दो जीवाएं एक दूसरे को बिंदु P पर कट करें तो ये उसका फार्मूला हो जाएगा। बताओ इससे संबंधित समझ गए नहीं समझ गए? अब इसमें अब देखो जितने भी क्वेश्चन है लगभग इन्हीं से पूछे जाएंगे, अब इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं बन सकता है। कुछ चीजें और होती हैं, जैसे याद रखना है कि जो 7वां नंबर देखो कि हमारा कोई वृत्त है, ये कोई व्यास है, व्यास क्या करता है? वृत्त को आधा करता है। व्यास क्या करता है? वृत्त को आधा कर देता है। अगर अर्धवृत्त में कोई त्रिभुज बनाओगे हमेशा क्या बनेगा? समकोण बनेगा। ये प्रमेय भी तुम लोग सीखे थे, अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है? समकोण। तो ऑप्शन में इसे लिखा होगा अर्धवृत्त पर बना कोण होता है, ऑप्शन में लिखा होगा 90 अंश 180 अंश। तो इस तरीके अपना कौन सा टिक करोगे? 90 अंश। बात समझ गए? समझ गए? और बातें सीखते हैं कुछ आगे, इतना जो या तो 60 स्क्रीन ले लो या तो अपना थोड़ा रोको। अब देखो हम लोग बेटा वृत्त के विषय में सीख चुके हैं, अब आगे नेक्स्ट देखते हैं क्या त्रिभुज से संबंधित, जो त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। देखो याद रखना त्रिभुज पढ़ने के पहले तुम्हें कोण के विषय में पता होना चाहिए कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो कोण तुम लोग जानते होगे, एक होता है शून्य कोण। क्या होता है? शून्य कोण किसे कहते हैं? अगर थीटा बराबर क्या हो 0 तो उसे शून्य कोण कहते हैं। दूसरा होता है क्या? न्यून कोण, एक्यूट एंगल। तो न्यून कोण किसे कहते हैं? अगर थीटा जो है वो क्या है 0 से ज्यादा है, थीटा का मान 0 अंश से ज्यादा किंतु लेस देन कम है किससे? 90 अंश से, उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। अपना साथ में थोड़ा समझते भी जाओ, थोड़ा लिखते भी जाना है ना। तीसरा होता है क्या? तीसरा कोण कौन सा? सरल कोण। सरल कोण का समकोण। अगर थीटा बराबर क्या हो जाए 90 अंश तो उसे क्या कहते हैं? समकोण। फिर होता है अधिक कोण, ये राइट एंगल होता है ना। अधिक कोण किसे कहते हैं? अगर थीटा की वैल्यू क्या हो 90 से ज्यादा हो लेकिन छोटा कम हो किससे? 180 अंश से, तो उसे कहते हैं अधिक कोण। ठीक है। फिर होता है सरल कोण। सरल कोण कह दो चाहे रेखीय कोण कह दो, अगर थीटा का मान क्या हो 180 अंश हो तो उसे क्या कहते हैं? सरल कोण। एक जो सरल रेखा का जो कोण होता है वो क्या होता है? 180 अंश होता है। नेक्स्ट बात करते हैं वृहत कोण। वृहत कोण, वृहत कोण किसे कहते हैं? अगर थीटा का मान 180 अंश से क्या है? ज्यादा है लेकिन कम है किससे? 360 अंश से, तो उसे वृहत कोण कहते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन एंगल। नेक्स्ट क्या है? संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण तो बताओ संपूर्ण हो गया थीटा बराबर क्या 360 अंश, तो 360 अंश ये क्या हो गया संपूर्ण। इस तरीके हमारे इतने कोण होते हैं। कुछ नोट करके और समझ लेना है, जैसे कोटि पूरक, कुछ बातें होती हैं कोटि पूरक। कोटि पूरक कहते हैं या पूरक कहते हैं, इसे किसे कहते हैं? यदि दो कोणों को जोड़ा जाए अगर उनका योग 90 अंश हो तो उसे कोटि पूरक कहते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है नंबर दूसरा, यदि दो कोणों को जोड़ा जाए थीटा 1 प्लस थीटा 2 और उनका योग कितना आ जाए 180 अंश आ जाए तो उसे समपूरक कोण कहते हैं। तो बात समझ रहे हो? कोटि पूरक और समपूरक का मतलब समझ गए? कोटि पूरक किसे कहते हैं? समपूरक किसे कहते हैं? अगर दो कोणों को जोड़ा जाए अगर उनका योग क्या हो 90 अंश हो तो उसे कोटि पूरक, अगर जोड़ा जाए 180 अंश हो तो उसे समपूरक कहते हैं। अगर मान लो 60 अंश दे दिया, हमने कहा दूसरा कोण कोट मतलब ये दूसरा कोण ज्ञात कीजिए, अगर दोनों कोण कोटि पूरक हैं तो दूसरा क्या रहा होगा 30 अंश। नहीं समझे? 90 से घटा दो। हमने कहा कि एक कोण हमारा 120 है, दूसरा कोण ज्ञात कीजिए यदि दोनों कोण क्या है? समपूरक है। 60 क्या हो जाएगा? 180 से घटाया तो क्या आ गया? समझ गए ना? इस तरह क्वेश्चन आएंगे। तो सर इतने कोण होते हैं, ये कोण तुम्हें सब पता होना चाहिए। ठीक है, ये अपना इसके शॉर्ट ले लो। तो कोण हमने देख लिया, अब देखते हैं हम लोग क्या
त्रिभुज के विषय में देखते हैं। जो त्रिभुज होते हैं बेटा, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक कोण के आधार पर और एक भुजाओं के आधार पर। कोण के आधार पर तीन प्रकार के। नंबर एक न्यून कोण त्रिभुज, ये परिभाषाएं भी बताते जा रहे हैं। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून हो। देखो त्रिभुज में तीन भुजाएं होंगी और तीन कोण होंगे, बात समझ रहे हो? त्रिभुज है, तीन भुजाएं तीन कोण। तो ऐसा बहुभुज जो क्या तीन आकृतियों से घिरकर बनता है उसे त्रिभुज कहते हैं। ठीक, तो नंबर एक हो गया न्यून कोण त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून हो, न्यून जान गए 90 से कम, उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण। दूसरा होता है कौन सा? सरल कोण, समकोण। समकोण, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, समकोण का मतलब 90 अंश हो, और शेष दोनों कोण न्यून है, तो उसे क्या कहते हैं? समकोण। जो पाइथागोरस जी ने जो अपना प्रमेय दिया था वो इसी से संबंधित था, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये पाइथागोरस ट्रिक होता है, पढ़ चुके होंगे। जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, अर्थात 90 अंश के सामने वाले को हमेशा कर्ण कहते हैं, बाकी ये आधार लंब दोनों में कोई एक हो सकता है। ठीक, वो डिपेंड करता है कोण पर। इस कोण के लिए ये लंब हो गया, इस कोण के लिए ये लंब हो गया, दूसरा आधार कर्ण नहीं चेंज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरा। तीसरा हो जाएगा कौन सा? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक हो। अधिक का मतलब 90 से ज्यादा, 90 से ज्यादा किंतु 180 से कम, तो उसे क्या कहेंगे? अधिक कोण। एक अधिक होगा, शेष दोनों न्यून होंगे, तो उसे अधिक कोण। तो ये तीन त्रिभुज समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए। नेक्स्ट बात करते हैं भुजाओं के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। नंबर एक समबाहु त्रिभुज, सम माने समान, बाहु माने भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी क्या दो भुजाएं समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। नेक्स्ट है विषमबाहु त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हैं? अलग अलग हो, उसे क्या कहते हैं? विषमबाहु। विषम माने अलग अलग, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो बताओ ये त्रिभुज की बातें समझ गए? नेक्स्ट त्रिभुज से संबंधित कुछ बातें और होती हैं, अपना स्क्रीनशॉट ले लेंगे ना। अब देखो बात करते हैं, तो त्रिभुज से संबंधित कुछ बातें हमें और मिलेंगी। जैसे जैसे तुमसे पूछ लेगा परिमाप, परिमाप तो इसे निकाल ही लोगे, बाकी हम ये मेंसुरेशन में बता देंगे परिमाप में क्या है। मेन खास करके देखते हैं जो त्रिभुज से संबंधित है, नंबर एक माध्यिका कहता है। क्या कहता है? माध्यिका, मीडियन क्या है? माध्यिका का मतलब क्या है? नोट करते जा रहे हो? नोट कर लेना है ना। देखो बात करते हैं बेटा माध्यिका किसे। जैसे कोई त्रिभुज है, ठीक, त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। किसी त्रिभुज में किसी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु जानते हो 6 सेंटीमीटर है, 3 अलग। तो किसी त्रिभुज में किसी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने से बनी रेखा ही माध्यिका कहलाती है। किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने से बनी जो रेखा है या रेखाखंड है उसे क्या कहते हैं? माध्यिका। तो एक त्रिभुज में कितनी माध्यिका हो सकती है? 3 माध्यिका, क्योंकि 3 शीर्ष है। ये शीर्ष से हम लिया, हमने इसको मिला दिया मध्य बिंदु, ये मानो मध्य बिंदु है। ये शीर्ष लिया, ये मध्य बिंदु था, हमने इसको मिला दिया, तो ये क्या आया? तो 3 माध्यिकाएं हो सकती है। और 2 माध्यिकाएं एक दूसरे को 2:1 में काटती हैं। जैसे मान लो एक ये माध्यिकाएं हैं, माध्यिकाएं एक दूसरे को कितने में? ऊपर वाला जो भाग है 2 रहेगा, नीचे वाला ये मान लो वो बिंदु है, ठीक है। ऊपर वाला 2 भाग, नीचे वाला 1 भाग। ऊपर वाला हमेशा 2 भाग, नीचे वाला 1 भाग। ऊपर वाले का मतलब है शीर्ष से, ये 2 भाग और नीचे वाला 1 भाग। बताइए समझे नहीं समझे? मान लो ये त्रिभुज हमारा ABC है और इस तरीके हमने M N मान लो PQR से मान लो PQR ये हमारे मध्य बिंदु है। तो हमारी जो AP है,
BQ है, CR है, ये माध्यिकाएं हैं और माध्यिकाएं तीनों कैसी होंगी अपना डिफरेंट होती हैं, अलग अलग भी हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है त्रिभुज कैसा है। समबाहु त्रिभुज है तो सभी माध्यिकाएं बराबर होंगी, ठीक है। अब 2:1 में ये काटनी है। अगर तुमसे बेटा कह दिया जाए क्या, हमने अगर पर्टिकुलर तुमसे पूछ दिया, देखो ये टोटल AP कितना है, AP अगर जोड़ोगे तो 2 1 3, इसे देखो AO अनुपात OP बराबर कितना है, 2:1 है कि नहीं है? अगर हमने पर्टिकुलर AO पूछ दिया तुमसे कि वो बताओ तो है कितना, 2 बटे में कितना 3, किसका AP का, AP 3 था। तो ऐसे निकाल सकते हो, सवाल आएंगे क्या बताया जाएगा सवाल में। आगे देखते हैं, तो माध्यिकाएं, तीनों माध्यिकाएं जहां पर एक दूसरे को काटती हैं उसे क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को जहां काटेंगे उसे क्या कहेंगे, केंद्रक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो वो बिंदु है वो केंद्रक है, तो केंद्र माध्यिका पढ़ लिया। दूसरी बात हम लोग पढ़ते हैं त्रिभुज से संबंधित शीर्ष लंब की। किसी त्रिभुज में किसी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा में डाला गया लंब, जरूरी नहीं कि मध्य बिंदु हो, ठीक है, लेकिन लंब जरूरी है। किसी त्रिभुज में किसी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब ही क्या कहलाता है, शीर्ष लंब कहलाता है। ये क्या है, शीर्ष लंब। कितने शीर्ष लंब हो सकते हैं, 3, क्योंकि 3 हमारे क्या है, सिरे हैं, जो 3 शीर्ष लंब हो गए। और शीर्ष लंब एक दूसरे को जहां पर काटते हैं जिस बिंदु पर, उसे क्या कहते हैं, लंब केंद्र कहते हैं। क्या कहेंगे, लंब केंद्र। तो ये जान लो, ठीक। ये चीज, एक चीज और याद रखना कि समबाहु समकोण त्रिभुज में जो शीर्ष लंब होता है वो कहां पर होता है, हमारा आधार और लंब के बीच होता है, पूछा जा चुका है। समकोण त्रिभुज में शीर्ष लंब होता है तो ऑप्शन में जो होगा टिक करोगे क्या, आधार तथा लंब के बीच होता है, ठीक। आगे बात करते हैं नेक्स्ट तुमसे पूछेगा एक परिकेंद्र देता है, क्या कहता है, परिकेंद्र। देखते हैं भाई क्या होता है। मान लो ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज। अब त्रिभुज का नाम भाई ABC है, ठीक। अब त्रिभुज से हमने क्या किया, ये भुजा है AB, ये भुजा हमारी क्या थी, BC थी। BC भुजा क्या किया, अधा किया। अधा करना तो पता है ना, 2 लाइनों का ज्यादा दूरी लेते थे, चाप लगाते थे, जो सिखाया गया था, और इसको ऐसे मिला देते तो ये लाइन क्या हो जाती थी, आधी आधी, ठीक। तो अगर हमने इसका अर्धक किया, इसी प्रकार हमने AC का अर्धक किया, मान लो इस तरीका है, इनको ऐसे मिला दिया, ठीक है। इसका भी कर सकते हो, बाकी कम से कम 2 की जरूरत पड़ेगी। जहां पर त्रिभुज की जो भुजाओं के लंबार्धक क्या हो, एक दूसरे को काटें, तो वो जो केंद्र होगा उसे परिकेंद्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, क्योंकि इस परिकेंद्र से अगर ये बिंदु O तक की जो दूरी लोगे और यहां से चाप रखकर अगर तुम खींचोगे तो एक वृत्त बनेगा। ये क्या बनता है, वृत्त, और इस वृत्त का नाम पड़ता है परिवृत्त। समझ गए, ये परिवृत्त और इसका जो केंद्र होता है परिकेंद्र। तो वो सब पूछा जा चुका है कि परिकेंद्र बनता है कब बनता है, जब भुजाओं का अर्धक किया जाता है। जब भुजाओं के लंबार्धक एक दूसरे को जहां पर काटते हैं उसे क्या कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं, ठीक है। और समकोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र, ये क्वेश्चन पूछा गया है, बाकी जो नोट्स में दिया होगा उसमें मिलेंगे तुम्हें क्वेश्चन, कि समकोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है वो कहां होता है, कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है। अगर यहाँ पर ये त्रिज्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, सब बराबर होते हैं, वृत्त अगर खींचोगे तो ऐसे वृत्त जाएगा। बात समझ गए, तो समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहां होता है, कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है। ये बातें तुम्हें समझना है। नेक्स्ट और देखते हैं, तो हमारा हो गया क्या, परिकेंद्र। अब बात करते हैं अंतःकेंद्र। नेक्स्ट है जो बात है कौन सी, अंतःकेंद्र। अंतःकेंद्र देखते हैं किसे कहते हैं। अंतःकेंद्र में क्या होगा बेटा, ये हमारी क्या है, कोई त्रिभुज है। अब हम कोण का अर्धक करेंगे, कोण का अर्धक किया, और कोण का अर्धक जिस बिंदु पर मिलेगा कम से कम 2 का करना पड़ेगा, तीसरे का भी करोगे तब भी चल जाएगा। जहां पर ये मिलेगा, अब क्या करोगे, इसको यहां तक की दूरी नाप लिया, और अगर इसमें तुम अगर मिलाते हुए कोई एक पाथ बनाओगे
तो वृत्ताकार बनेगा जो सबको क्या है, इन भुजाओं को टच करता हुआ जाएगा। तो ये जो वृत्त बना है कहाँ बना है, अंदर बना है, तभी इसका नाम पड़ा है क्या, अंतावृत्त। इसे क्या कहते हैं, अंतावृत्त। और वृत्त में कहीं ना कहीं केंद्र होता है, उस केंद्र को कहते हैं अंतावृत्त, अंता केंद्र। अंतावृत्त के केंद्र को क्या कहते हैं, अंता केंद्र। बताओ समझ गए। अंता केंद्र कैसे बनता है, जब त्रिभुज में जो हमारे क्या होते हैं, संलग्न कोण, इसे संलग्न कोण कहते हैं। मतलब जो ये कोण है इनको क्या करते हैं, अर्धक करते हैं। तो अर्धक करने से जहां पर ये मिलेंगे एक दूसरे को तो उसे अंता केंद्र कहते हैं। और इससे बना जो वृत्त होगा उसे क्या कहते हैं, ये जो दूरियां हैं, ये दूरी बराबर होंगी क्योंकि त्रिज्याएं हैं ये, समझे। इसमें ये वाली दूरियां बराबर होंगी, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी बराबर होगी। बताओ ये बातें सबको समझने की नहीं। एक क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया था कि कोई एक वृत्त है, मतलब केंद्र है, सॉरी त्रिभुज है, एक हमारा क्या है, कोई त्रिभुज। इसमें हमारे कौन कौन से केंद्रक है, लंब केंद्र है और परिकेंद्र है, तीनों है। तो पहले कौन आया होगा, क्या तीनों एक जगह है या अलग अलग है। तो पहले कौन आता है, ये परिकेंद्र आता है, याद रखना। पहले क्या मिलेगा, परिकेंद्र, फिर क्या मिलेगा, केंद्रक, और फिर लंब केंद्र, ये मिलते हैं। ये क्रम है, पहले परिकेंद्र होगा, फिर केंद्रक होगा, लंब केंद्र होगा। समकोण त्रिभुज के लिए कहा जाए तो सब कुछ एक ही जगह होता है। समकोण त्रिभुज में एक ही जगह केंद्रक होता है, एक ही जगह लंब केंद्र होता है, एक ही जगह परिकेंद्र होता है, एक ही जगह अंता केंद्र होता है। मतलब जितने भी केंद्रक हैं, केंद्र हैं, वो सब एक ही बिंदु पर होते हैं। बताओ ये बात समझ गए, ठीक है। कितना तो त्रिभुज से संबंधित बातें काफी समझ चुके होंगे तुम लोग। एक बात और होती है त्रिभुज से संबंधित और जो क्वेश्चन पूछा भी जाता है, जैसे मान लीजिए हमारा त्रिभुज कोई एबीसी, ठीक है, और ये कोण, ये बिंदु है, तुमसे ये वाला कोण पूछता है, बताइए समद्विभाजक वाले हैं, समद्विभाजन किया गया, अर्थात ये हमारा क्या है, परिकेंद्र है। परिकेंद्र हो गया अंता केंद्र, अंता केंद्र भुजाओं का रखती है, वो कोण का रखती है। अब तुमसे ये वाला कोण पूछता है, अर्थात कोण पूछेगा BOC, तुमसे कोण पूछेगा BOC कितना है। तो इसमें ये प्रमेय भी होती थी, हम लोग पढ़ते थे, इसमें ज्यादा तुम्हें दिमाग नहीं लगाना, ये डायरेक्ट याद रखना है, 90 प्लस a/2, बात समझ गए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होती है, जो कई सवालों में पूछी भी जाती है, ठीक है। तो अगर ये BOC पूछे तो 90 प्लस क्या कर देना, a/2 कर देना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। एक और प्रमेय हुआ करती है, आप जैसे ये अंतर कट कर रहा था, आप अगर एक्सटीरियर कट करें, एक्सटीरियर का मतलब क्या है, जैसे ये वाला, तो इसको हमने कट करके, इसको कट करके ऐसे मिलाया, ये वाला मान लो ये ABC, ये O है, तुमसे हमने पूछा BOC बताओ कितना है। ये याद रखना बहिष्कोण होते हैं, त्रिभुज के जो बाहर के कोण होते हैं उसे क्या कहते हैं, बहिष्कोण। और ये वाले जो कोण होते हैं उसे अंतःकोण। अंतःकोण और बहिष्कोण का योग हमेशा क्या होता है, 180। अब क्या तुमसे ये कोण पूछेगा कि कोण क्या बताओ, BOC बताओ, तो BOC बराबर क्या जाएगा, 90 माइनस a/2, 90 माइनस क्या जाएगा, a/2। अगर तुम बाहर का निकाल रहे हो तो 90 माइनस a/2, अगर अंदर वाला निकाल रहे हो तो 90 प्लस a/2 होता है। बात समझ गए, ये डायरेक्ट हमें याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो एक वृत्त वाले में कुछ बातें और थी, जैसे मान लो कोई जीवा है, जीवा से परिधि पर जो कोण बनता है, जीवा से परिधि पर जो कोण बनेगा, ये वाला और ये वाला, ये कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। बात समझ गए, एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं, मतलब एक ही जीवा के द्वारा जो परिधि पर कोण बनाया जा रहा है, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होगा, बराबर, चाहे कितने बना दो, ये सब कोण क्या होंगे, एक ही जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पर बनाए गए कोण आपस में बराबर होते हैं। और एक चक्री, जैसे वृत्त के अंदर अगर चतुर्भुज बनाओगे तो चक्री चतुर्भुज होगा, और इनमें क्या होगा, ये जो अंतःकोण है ये वाले, इनका योग क्या होगा, आमने सामने वाले 180 होगा, चाहे इधर वाला जोड़ दो चाहे कोई भी आपस में जोड़ दो,
सब क्या होंगे 180। और एक चीज और याद रखना है, जैसे मान लो इसके अंदर हमने कोई क्या बनाया, अब ये बनाया है, तो अब ये क्या होगा, वृत्त के अंदर कोई त्रिभुज है और ये हमारा केंद्र है। यहाँ पर जो कोण बनेगा, जैसे मान लो ये ABC है, तो परिधि से वृत्त पर बना, ये मान लो थीटा कोण है, तो ये 2 थीटा होगा। परिधि से केंद्र पर बना कोण क्या होता है, दुगुना होता है। या तो कह सकते हो केंद्र से परिधि पर बना कोण आधा होता है, यहाँ 2 थीटा तो यहाँ थीटा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि परिधि से केंद्र पर बना कोण क्या होता है, दुगुना होता है। बात समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। और एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक कुछ ये नोट करके बातें अपना लिखना है तुम्हें। जैसे मान लो कोई ये क्या है, ये 22 कोण है, ये 22 कोण किसके बराबर होगा, सामने वाले के बराबर होगा। मतलब इस तरीके ये कांतर कोण इसे कहते हैं। ये वाला कोण बराबर होगा इसके, ये थीटा है तो ये वाला भी क्या होगा, ये लिख लेना है। इस तरीके त्रिभुज से संबंधित बातें खत्म हो गई। अब देखो जैसे चतुर्भुज की बात करते हैं, ये अपना लिख लेना ना। चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो ऐसा बहुभुज जो 4 आकृतियों से, 4 भुजाओं से घिरा होता है, उसे क्या कह देते हैं, चतुर्भुज कह देते हैं। चतुर्भुज में कई सारी बातें आती है, जैसे एक आता है आयत। क्या आता है, आयत। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और अंदर वाले कोण क्या होते हैं, 90 अंश होते हैं। ठीक है, ज्यादातर सबको पता भी है। अब ये क्या होते हैं, विकर्ण होते हैं। 2 विकर्ण होते हैं, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्वि विभाजित करते हैं। ये चीज याद, समद्वि विभाजित करते हैं, बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। फिर बात करते हैं क्या है कि वर्ग की। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं और अंदर वाले कोण क्या होंगे, 90 अंश होते हैं। और इनको क्या करोगे, इनके जो 2 विकर्ण है, 2 विकर्ण होते हैं, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्वि विभाजित करते हैं, मतलब बराबर भागों में काटते हैं। मान लो ये वो बिंदु है। और क्या होगा, साथ में ये आपस में 90 अंश भी होते हैं। क्या होते हैं, 90 अंश पर काटते हैं, जबकि ये 90 अंश पर नहीं काटते। नेक्स्ट बात करते हैं आएगी समांतर चतुर्भुज की। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, समांतर चतुर्भुज में क्या होगा, आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा समांतर होती है, लेकिन अंदर वाले कोण 90 नहीं होंगे, जैसे इसमें 90 होता था। आयत से समांतर चतुर्भुज बनता है। आयत को अगर तिरछा कर दोगे तो क्या बन जाएगा, समांतर चतुर्भुज। इसमें क्या होगा, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और क्या है, समांतर हैं। और ये वाले कोण इनका अगर जोड़ोगे तो 180 आएगा। ये वाले कोण अगर जोड़ोगे तो कितना होगा, 180। जैसे अगर ए बी सी डी, तो कोण ए प्लस कोण बी जोड़ो 180 आएगा, चाहे कोण बी प्लस कोण सी जोड़ो तब भी 180 आएगा, चाहे कोण सी प्लस कोण डी जोड़ो तब भी 180 आएगा। मतलब क्या होंगे, आमने सामने अगर जोड़ोगे तो 180 होंगे। इनके जो विकर्ण होते हैं ये बराबर नहीं होते। पहली बात, इसमें विकर्ण बराबर होते हैं, इसमें विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। इसमें क्या होगा, ये विकर्ण एक दूसरे को समद्वि विभाजित तो करते हैं, बराबर भागों में काटते हैं, बस इतना है। और ये 90 अंश नहीं हुआ करते हैं। अब देखते हैं हम लोग समचतुर्भुज की बात करते हैं। देखो थोड़ा फास्ट इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा होता चला जाएगा। बाकी अगर ना तुम लोग क्या बैक करके देख लोगे तो रिवर्स करके देख लेना, पूरा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं समचतुर्भुज की। आएगी, थोड़ा ध्यान से रीड लगा के अगर सुनोगे तो अच्छे समझ में आएगा। समचतुर्भुज की बात करते हैं, क्या होते हैं, तो ये बनता है कैसे, वर्ग से। वर्ग अगर तिरछा कर दोगे तो क्या बन जाएगा, समचतुर्भुज। आम सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है, लेकिन कोण 90 अंश नहीं होगा, जबकि इसमें 90 अंश होता है। इसमें क्या होगा, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, लेकिन विकर्ण एक दूसरे को समद्वि विभाजित करते हैं, बराबर भागों में काटते हैं और प्लस 90 अंश भी होता है। तो इसमें 90 अंश नहीं होता था, इनके क्या होते हैं, 90 अंश भी होते हैं, जिस तरह के हमारे किसमें वर्ग में होते हैं। आगे बात करते हैं। अभी हम भुजा कोण के विषय में पढ़ रहे हैं क्योंकि ज्यामिति है। आगे देखते हैं नेक्स्ट तुम्हारा है कौन सा, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, बराबर नहीं, समांतर होंगी इस तरीके मान लो। तो ये हमारा कैसा है, समलंब चतुर्भुज। समलंब में आमने सामने की भुजाएं कैसी हैं, समांतर हैं, और ये बस एक जोड़ी समांतर होती है।
चाहे इसको कर दो चाहे इसको कर दो। अगर यहाँ से अगर इसका लंब डालोगे ये, तो ये जो जनरली निकलता है वो हमारा वर्ग होगा। ठीक है, इतना है। बाकी चतुर्भुज की इसके क्षेत्रफल के विषय में हम लोग मेंसुरेशन में सीखेंगे। तो ये हमारा किससे संबंधित था? चतुर्भुज से संबंधित था। तो ये बातें हो गई। नेक्स्ट मैं इसके साथ ले लेना, थोड़ा बातें एक बार और अगर समझना है तो दोबारा क्या कर लेना, रिवर्स करके देख लोगे, पूरा समझ आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यस कर दो। देखो आप बहुभुज से संबंधित पढ़ते हैं। देखो ऐसे पंचभुज होता है, खंडभुज होता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। इस वजह से ये ज्यादा न कहकर हम डायरेक्ट आते हैं काय पर, बहुभुज में। तो जिसकी एक से ऐसी आकृति जिसकी एक से ज्यादा भुजाएं होती है उसे क्या कहते हैं? बहुभुज। अगर 3 आकृति है तो त्रिभुज, 4 आकृति है, 4 आकृति से घिरा हुआ है तो चतुर्भुज, 5 आकृति से कोई हमारा घिरा हुआ है फिगर उसे क्या? पंचभुज। 6 भुजाओं से घिरा है तो खंडभुज। तो इस तरीके हमारी भुजाएं होती हैं। अब देखो अगर त्रिभुज है या चतुर्भुज है तो इनमें कोई ना कोई कोण होंगे, इनको अंतःकोण कहते हैं। तो अंतःकोणों का योग क्या होता है? त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होगा? 180। चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 360। पंचभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? अब ज्यादा होता जाएगा दिक्कत हो जाएगी। अब एक हमारे पास फार्मूला होता है अंतःकोणों का योग वाला। तो बहुभुज, बहुभुज का मतलब सब, चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे खंडभुज हो, सबकी बात कर रहे हैं। तो इसमें अंतःकोणों का जो योग होता है, ये फार्मूला डायरेक्ट याद रखना क्योंकि एसएससी में बहुत ज्यादा ही पूछा जाता है। अंतःकोणों का योग, तो अंतःकोणों का योग का फार्मूला होता है n - 2 गुणे कितना? 180। जहां n क्या है? भुजाओं की संख्या। अगर तुम्हें त्रिभुज के निकालना है तो n की जगह 3 रखो, 3 में 2 गए, 1 बचा, और 1 में 180 गुना कराया तो 180 आ गया, 180 हो गया। चतुर्भुज का निकालना है तो n की जगह 4 रखो, 4 में 2 गए, 2, 18 में 36, 360। पंचभुज का निकालना है, 5 में कितने गए? 2 गए तो 3 बचे, 18 का 54, 540। नहीं समझे? 540। अगर तुम्हें खंडभुज का निकालना है, खंडभुज का मतलब बेंजीन है ना, अगर इसका निकालना है तो कितने? 6 में कितने? 2 गए, 4 बचे, 18 को 72, 720। इसी तरीके जिसका निकालना है सबका निकाल डालोगे। तो ये हो गया क्या? अंतःकोण का योग। अगर कहते कि जो हमारा बहुभुज है वो आकृति बहुभुज है, कह दिया 6 भुजाएं, और कह दिया उसका, और ये समबाहुभुज है, सभी भुजाएं क्या है? बराबर है, और इसका प्रत्येक कोण कितना होगा? जब प्रत्येक कोण निकालना है तो क्या करोगे? n का भाग दे दो। ये समझे? प्रत्येक कोण, ये किसका फार्मूला है? प्रत्येक अंतःकोण, बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण। जैसे हमने कहा त्रिभुज का प्रत्येक अंतःकोण बताओ, मान लो हमारा, लेकिन समबाहुभुज बोला हमने, समबाहुभुज का मतलब समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का अगर कह दिया प्रत्येक कोण बताओ, तो अंतःकोण टोटल 180 निकाल चुके हो। टोटल भुजाएं कितनी? 3 का भाग दिया कितना है? 60। इस तरीके हमारा 60 निकल गया। तो बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण निकालना हो तो समझ गए क्या करोगे? n - 2 गुणे 180 बटे किसी को भी निकालना हो। हमने आगे कह दिया कि कोई अष्टभुज है, कोई आकृति बनी हुई है जिसकी 8 भुजाएं हैं, और 8 भुजाओं से कोई आकृति बनी है तो उसका प्रत्येक कोण बताओ कितना है? आप क्या करोगे? n - 2 गुणे 180 बटे n होता है फार्मूला प्रत्येक अंतःकोण का, और टोटल अगर भी दे तो इतना, प्रत्येक भी दे इतना। अरे बात नहीं समझे? 20 मार्क का 70 रुपए मिल रहे, 1 मार्क का कितने मिलेगा? 20 का भाग दे दो। आप जितनी भुजाएं उसका क्या दे दो? भाग दे दो, प्रत्येक अंतःकोण निकल आएगा, सॉल्व कर लोगे, निकल आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अंतःकोण वाला हो गया। देखो क्वेश्चन बनता है इससे 3 प्रकार के। एक क्वेश्चन बनेगा अंतःकोण का योग बताओ, एक बनेगा प्रत्येक अंतःकोण बताओ, एक बनता है विकर्णों की संख्या बताओ। देखो विकर्ण की संख्या, अगर बेटा विकर्ण निकालना है, कोई भी बहुभुज हो, चाहे हमारा चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे खंडभुज हो, कोई भी हो, उसका अगर विकर्ण निकालना है तो विकर्ण की संख्या का फार्मूला होता है n/2 - n। ये तो हो जाएगा भाई नाइट्रस संबंधित क्रमशः संचय वाला, तो उससे ना लगाओ। एक होता है n - 3 बटे कितना? 2। ये सॉल्व करोगे डायरेक्ट पता चल जाएगा। जैसे हमें चतुर्भुज है, चतुर्भुज बताना है कितने विकर्ण होते हैं, मुझे तुम्हें पता ही है, ये 4 भुजाएं हैं, एक इधर मिला है, एक इधर मिला है, 2 आते हैं विकर्ण। वैसे अगर फार्मूले से देखो लगाओ कितना आ जाएगा? 4 भुजाएं n की जगह 4, 4 - 3 बटे 2, ये कट कर दिया, 2 आ गया, 4 में 3 गया, 1 तो आ गया 2, तो 2 विकर्ण आगे नहीं आ गए। हमने कहा पंचभुज में विकर्णों की संख्या बताओ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता था, याद रखो। अगर पंचभुज में कह दे तो क्या करोगे? 5 में 3 गए, 2 बटे 2, कट कर दिया, कितना आ गया? 5 विकर्ण होते हैं। पंचभुज में कितने विकर्ण होते हैं? 5 है, मैं बताया भी था, निकाल भी सकते हो ऐसे ही। 1 विकर्ण,
2 विकर्ण 3 विकर्ण 4 विकर्ण 5 विकर्ण हो गए। विकर्ण का मतलब सामने सामने वाले शीर्ष मिलाते हैं। अब ऐसा नहीं ये वाला मिला दो, ये तो भुजा है, ठीक है, अंदर के शीर्ष। तो बात समझ गए, इस तरीके विकर्णों की संख्या निकाल लोगे। तो ये हमारे क्वेश्चन इस तरीके इससे संबंधित हो गए। अब क्या है, तो अब तुम ज्यामिति के जितने भी क्वेश्चन है लगभग सब लग जाएंगे। इसमें क्या आएगा, इसमें डायरेक्ट नहीं निकलेगा, इसमें क्योंकि आयतन निकलेगा और क्षेत्रफल निकल के आते हैं, वक्र प्रश्न निकल के आता है। तो ये बातें हम लोग क्या है जब मेंसुरेशन पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ठीक है। बाकी तुम कोई भी किताब का क्वेश्चन आराम से लगाना, लगभग सब लगा डालोगे। बाकी अगर कोई डाउट फिर भी होता है तो कमेंट करके बताना। तब तक के लिए जय हिंद।